ओके, तो चल के मार्केट की बात करें इससे पहले मैं एक बस थोड़ा सा, कल का स्पोर्टिंग एक्शन बहुत ज़बरदस्त था। हाँ। कल पहले विंबलडन हुआ और उसके बाद यूरो हुआ। खैर यूरो देखने के तो नहीं जग पाए, इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन विंबलडन पूरा देखा था। यूरो में खैर स्पेन ने जीता, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था जिस तरीके से कल कार्लोस अल्काराज ने जोकोविच को जिस तरीके से हराया। मतलब हरा दिया वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से हराया, मतलब एक, आई थिंक जोकोविच के करियर में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक वन वे थ्रैशिंग फाइनल में मिली। जोकोविच आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और काफ़ी मतलब हम्बल इंसान भी है, लेकिन कल जो हुआ ना मैच, उसने एक चीज़ सिग्नल कर दी है कि फाइनली अब ऑफिशियली टेनिस में बिग थ्री इज़ ओवर और नेक्स्ट जनरेशन अब फाइनली पूरी तरीके से तैयार है, जो होना भी चाहिए वैसे लाइफ में भी और स्पोर्ट्स में भी। ये नियम है, एक फेज़ आता है, एक फेज़ आगे जाएगा तभी दूसरा फेज़ आगे आएगा। ये नियम है और ये हर जगह एप्लीकेबल है, और स्पोर्ट्स और लाइफ तो सब एक जैसी है, तो इसके लिए ये कल हुआ, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए अब आते हैं मार्केट पर। और मार्केट में ना मैं एक चीज़ कहूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ। आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ी देर में उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन तो फुटेज काफ़ी मतलब थोड़ी सी डरावनी तो थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने उठकर फिस्ट पंप किया, वो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि इसका क्या एक अजम्पशन ये लिया जाए कि अब डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं। मैं सुबह एक एडिटोरियल पढ़ रहा था, वो एक ट्रंप क्रिटिक का एडिटोरियल है, और उन्होंने बोला है कि उन्होंने भी अपना व्यू चेंज कर लिया है, और अब दिस इज़ ट्रंप्स इलेक्शन टू लूज़। मतलब अनलेस कुछ बड़ा हो जाए, अब यूएस के तो लोगों ने बोल दिया है कि ट्रंप इज़ विनर, और ट्रंप का जीतना मतलब मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है वो। क्योंकि वो पिछली बार भी जब वो थे तो उनके कार्यकाल में काफ़ी बड़ी रैली हुई थी मार्केट में। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि अगर ट्रंप वापस आएंगे तो क्या इंडियन आईटी और फार्मा स्टॉक पर फिर सेलिंग प्रेशर आएगा। मेरा मानना है कि नहीं होगा ऐसा। पिछली बार भी वो सिर्फ एक रेटरिक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था जिससे हमारे सेक्टर्स पे कुछ बड़ा इम्पैक्ट हुआ हो। तो इसके लिए मैं उसको भी नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा यहाँ से। और एक चीज़ देखते हैं अब आगे इसका कितना इम्पैक्ट आता है। क्या एक यूएस मार्केट में भी एक रैली आएगी, क्या एक वन वे रैली की शुरुआत होगी वहाँ पर। फ्राइडे को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई आशीष, कि फ्राइडे को एफआईएस ने 4,000 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग की। खैर ऑब्वियसली उसमें से काफ़ी कुछ आईटी में गया होगा, लेकिन ये नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर एक आंकड़ा आपको देखना है, वो है एफआईएस की कैश मार्केट बाइंग। देखिए, एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग होती रहती है, स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग होती रहती है। उसको मैं कभी मार्केट मूविंग में एक पर्सपेक्टिव में लेता हूँ कि ठीक है ट्रेडिंग है, लेकिन जो कैश मार्केट की बाइंग होती है ना, वो एक अलग ही होती है। कैश मार्केट में 2,000 करोड़ की बाइंग फ्यूचर्स की 6,000 करोड़ की बाइंग से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि कैश आप कमिट कर रहे हैं उसमें। तो इसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कैश में खरीदारी शुरू हुई, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, रिटेल का तो पैसा ऑलरेडी है मार्केट में काफ़ी, उसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये हो गया तो अगले कुछ दिनों में रोज़ 100 से 200 पॉइंट की निफ्टी रैली पॉसिबल है। और अगर ऐसा ही हुआ तो प्री बजट में ही एक 25,000 पॉसिबल है हो जाए निफ्टी में। एक रिस्क है लेकिन मार्केट में बस, और वो रिस्क क्या है, बाजार में जो कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर एक हल्का सा रिस्क उड़ रहा है कि क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 1 to 3 ईयर होने वाला है। अगर वो हो गया तो कोई दिक्कत इतनी नहीं है, रेट बढ़ गया तो दिक्कत है। 1 to 3 हुआ तो भी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन इतनी नहीं है, मार्केट बचा लेगा। लेकिन रेट बढ़ गया तो थोड़ी सी चिंता होगी। और एक चीज़ जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्या F&O में कुछ चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, जिस तरीके के एसटीटी कलेक्शंस हो रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर में आऊँगा उसके ऊपर, मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा उस पर चेंजेस करने की ज़रूरत है सरकार को। और बहुत लोग पूछते हैं कि वैल्यूएशन का क्या। निफ्टी की वैल्यूएशन अभी भी महंगी नहीं है। मैं उस दिन गौतम दुगर से बात कर रहा था, अभी भी हम कोई चांस ही नहीं है कि मतलब बबल जोन में गए हों, अभी भी ठीक ठाक वैल्यूएशन है। और अगर आपको गलती करनी भी है इस मार्केट में, तो जो बाबा मैं कहता हूँ लॉन्ग साइड पर करें। मैक्सिमम क्या होगा, वर्स्ट के सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे, लेकिन रहिए मार्केट में लॉन्ग साइड पर ही। तेजी करिए। और बिगल तो नया बच चुका है, देखिए बड़ी जगह स्क्रीन पर हर जगह दिख रहा है, अब की बार 25,000। अच्छा, एक सॉरी वो डायरेक्टर साहब ने सही याद दिला दिया। पिछले दिन का लोगों को स्टॉप लॉस लगाकर आपको लॉन्ग कैरी करना, एक टेबल, ये टेबल आपको याद होगी, हमने पिछले पूरी टाइम से 23,350 से एंजॉय करी थी, वो टेबल एंजॉय करी थी। अब देखिए, अभी ये सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन जुलाई 10, जुलाई 11, जुलाई 12, 24,141, 24,193, 24,331 चांसेस हैं
क्योंकि आज हम ऑलरेडी 24,500 पर हैं और आज एक 80-90 पॉइंट का गैप अप हो रहा है। आज का लो जुलाई 12 से तो ऊपर ही होगा, ठीक है, तो आज एक और फिर हायर लो बन जाएगा। तो ये टेबल फिर से मेरे ख्याल से, और जितने सेशन बजट में बाकी हैं, पॉसिबल है कि ये बजट तक इस तरह की एक और समीकरण बैठ जाए आपके लिए। मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा भैया। ये हो गई बढ़िया सी प्रीवियस डे के एसएल लगा के हमने बहुत बढ़िया लास्ट टाइम रैली एंजॉय करी थी और एकदम सही टाइम पे उस रैली से चेकआउट कर गए। जब वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, अपन बाहर हुए, उसके बाद से आपने देखा था कैसे कंसोलिडेशन, वीकनेसेस के जोन्स भारतीय बाजार में लौट के आए थे। अब वापस मोमेंटम टूल पकड़ रहा है, 25,000 की तैयारी और प्रीवियस डे का एसएल इज बैक इन एक्शन। अच्छा, आगे बढ़ूं, ग्लोबल पे जाऊं, सब कुछ पॉजिटिव में। आपने अपफ्रंट कह दिया एक ही निगेटिव था, वो हमारा इन्फ्लेशन का प्रिंट। एक तरफ इन्फ्लेशन का प्रिंट आया, दूसरी तरफ वो टैक्स कलेक्शन के नंबर्स आए। पहले एक बार उस एलिफेंट इन द हाउस को भी एड्रेस कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए महंगाई की बात पहले कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि जो रिटेल आंकड़ा है वो थोड़ा बढ़कर आया है, 4.75 से बढ़कर 5.08% पर हुआ है, और फूड इन्फ्लेशन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8.69 से 9.36, और वेजिटेबल्स 27.33 से 29.32। ये दिक्कत का मामला है। और अगर आप अर्बन सीपीआई देखेंगे वो भी बढ़ी है, 4.15 से 4.39 पर आई है। तो मार्केट में अगर एक वरी फैक्टर है तो वो ये है, और ये एक और रीज़न है कि शायद बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अब अभी भी क्लियर है कि अभी भी रेट कट की कोई गुंजाइश है नहीं यहाँ पर। तो ये एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिक्कत वाला मामला हो सकता है मार्केट के लिए। लेकिन दूसरी तरफ टैक्स कलेक्शन शानदार है, और इतनी शानदार है टैक्स कलेक्शन, नेट कलेक्शन 19.5% ईयर टू डेट, 5.74 लाख करोड़ पर, ग्रॉस कलेक्शन 6.4 लाख करोड़ पर। और उसमें मैं एक नंबर पर फोकस करना चाह रहा था, एसटीटी कलेक्शन। आशीष, एसटीटी कलेक्शन 16,634 करोड़, मेरे ख्याल से 128% बढ़ा है। 16,600 करोड़ का एसटीटी कलेक्शन है इस समय। ये आपको बता रहा है क्या वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट है। अच्छा, ये एक और कारण है कि मुझे लग रहा है कि समहाउ क्यों इसको आप छेड़ना चाहेंगे भाई जी, इतना टैक्स आ रहा है आपका, तो क्यों आप इसको छेड़ना चाहेंगे ज़बरदस्ती। और ये कुल मिलाकर आई थिंक एक दूसरे को थोड़ा सा सेट ऑफ कर रहे हैं। ये जो टैक्स का डेटा आया ये इतना पॉजिटिव है कि जो थोड़ा सा वीक इन्फ्लेशन का डेटा आया शायद उसको सेट ऑफ कर दे। हाँ, आजकल वैसे बाजार का मन होता नहीं है पूरी खबर सुनने का, तो इन्फ्लेशन के प्रिंट को पता नहीं कितना तवज्जो देंगे, लेकिन हाँ प्रिंट खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अब चलिए जरा सा ग्लोबल मूड की तरफ बढ़ा जाए। गिफ्ट निफ्टी सुबह से हरे निशान में शुरुआत होने के इस नए हफ्ते के इंडिकेशन दे रहा है। 85 से 90 पॉइंट के गैप की हम तैयारी कर रहे हैं। 1/3% से ज्यादा मजबूत गांधीनगर में गिफ्ट निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। भाई एशिया जरूर मिला जुला सा है, पस सा नजर आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है एशिया को देखते हुए। अदरवाइज यूएस का हैंडओवर तो बढ़िया था। ये देखिए एशिया लार्जली सारे निकेई बंद है, जापान के मार्केट्स मरीन डे के चलते छुट्टी बना रहे हैं। बाकी जो खुले हुए निकेई तो वैसे भी डेवलप्ड मार्केट है, उस पर ज्यादा तवज्जो हम देते नहीं है, बाकी सब पस्त पड़ा हुआ है मामला। पर यूएस से हैंडओवर बढ़िया है। अगर मैं फ्राइडे को देखूं तो सारे बेंचमार्क्स आधे से 2/3% मजबूत थे। डाउ पहली बार 40,000 के पार निकल गया, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी ठीक ही ट्रेड कर रहे हैं। इन ग्रीन हल्की मजबूती के साथ फ्यूचर्स में कामकाज होता हुआ, ये देखिए 1/4% के आसपास मजबूत। तो हैंडओवर तो बढ़िया मिला है यूएस से। गिफ्ट निफ्टी ठीक ही कह रहा है मजबूत खुलेंगे, लेकिन बहुत कुछ हुआ इस बीच। यूएस में बहुत सारे दिग्गज बैंक्स के नंबर्स, और उसके बाद जो अपन ट्रम्प साहब की चर्चा कर रहे थे, वो सैट जो अटैक हुआ वगैरह वगैरह, इन सब का निचोड़ है क्या, ये समझ लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। भाव के लिहाज से तो बढ़िया दिख रहा है, पर असल में अंडर करंट है कैसा, मूड कैसा है? अंडर करंट भी बहुत अच्छा है, मूड भी बहुत अच्छा है। 2-3 घटनाएं जो हुई, ट्रम्प वाली घटना हुई, और 2-3 कम बड़े बैंकों के रिजल्ट आए, उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो यूएस मार्केट ने फ्राइडे को बैंकों के रिजल्ट्स को ओके लिया, क्योंकि नंबर्स तो अच्छे आए लेकिन आगे का आउटलुक बहुत अच्छा नहीं दिया बैंकों ने। फिर भी उन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, केवल बैंक में थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिली, लेकिन अदरवाइज स्टॉक्स में तेज़ी थी। टेक्नोलॉजी में उतनी तेज़ी नहीं थी। मैंने थर्सडे को बताया था कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है, स्मॉल और मिड कैप में पैसा रीरूट हो रहा है टेक्नोलॉजी की बजाय, क्योंकि रेट कट आने वाला है अगर, तो फिर जहाँ पैसा ज़्यादा बनेगा पैसा उधर घूम रहा है। रसल 2000 6% चला एक हफ्ते के अंदर, जबकि बाकी इंडेक्स 0.1 या 1% के आसपास चले हैं, तो पैसा रीरूट हो रहा है
एक बड़ी बात ये हुई, रेट कट लगभग लोग मान के चल रहे हैं कि सितंबर और दिसंबर में 2 रेट कट की होप बिल्ट हो गई है। अब जो घटना ट्रंप वाली हुई ना, वो बहुत मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर यही रहा तो करीब 70-72% ओपिनियन पोल में ट्रंप की विक्ट्री अनाउंस है कि वही जीतेंगे, और माहौल बन गया पूरा उस घटना के बाद से। अगर ऐसा होता है तो चूंकि डोमेस्टिक फोकस ट्रंप का ज़्यादा होता है, तो इसलिए लिक्विडिटी बढ़ेगी और पैसा झोंका जा सकता है। तो बॉन्ड यील्ड आपको ऊपर आती हुई दिखेंगी, डॉलर और मजबूत होता हुआ दिखेगा, जो कि कल हल्के हल्के उसने इशारे कर दिए हैं। बॉन्ड मार्केट ने पहले रिएक्ट कर दिया, डॉलर स्ट्रांग हो गया है, तो ये कुछ होगा और मार्केट में और बड़ी तेज़ी बनेगी, लिक्विडिटी ड्रिवन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो नतीजे, रेट कट, ट्रंप की विक्ट्री, यहाँ से लेके अगले 3-4 महीने तक मार्केट में बयानसी बनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में देखें तो बहुत स्ट्रांग मार्केट है, कोई कहीं से गड़बड़ या कमी की गुंजाइश नहीं है। और ट्रंप के आने से जियोपॉलिटिकल शांति होगी। ऐसा लोग मान के चल रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन वाला युद्ध खत्म हो जाएगा ऑफिशियली, क्योंकि एक बहुत दिलचस्प घटना हुई है कि G7 की बैठक से हंगरी बाहर निकल के गया और उसने रशिया का सपोर्ट किया है। ये बहुत बड़ी घटना थी, और ये ट्रंप के ऊपर हमले के तुरंत बाद की घटना है। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी, लेकिन नेट मार्केट में बहुत तेज़ी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यूएस मार्केट आज शाम को कैसा रेट करता है ये हम लोग देखेंगे। बढ़िया तेजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े ग्लोबल डेवलपमेंट जो वीकेंड पे हुए हैं, दरअसल स्टॉक मार्केट के लिए फेवरेबल ही है, ऐसा रीड थ्रू आता हुआ। भाई 70-72% अगर ट्रंप के जीतने की गुंजाइश है, तो ट्रेडर भाई लोग तो यूएस में 94% मान रहे हैं सितंबर में ब्याज दरों में कटौती शुरू। ऐसे में आज शाम को फेड से जेरोमी पॉवेल साहब की एक इंटरेस्टिंग स्पीच लाइंड अप है। और चाइना दूसरी इंपॉर्टेंट जगह जहां पे उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के आज से 4 दिनों की बैठक शुरू हो गई है, वहां पे शायद चाइना इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि आज सुबह का ही जीडीपी का डेटा बड़ा डिसअपॉइंटिंग है चाइना का। खैर, इन सब के बीच में आप ध्यान रखिएगा, 5 कारोबारी सत्र दूर हैं हम लोग। आज का इंक्लूड कर रहा हूं बजट से। छठे दिन अगले हफ्ते मंगलवार पड़ेगा ना, मंगलवार को बजट स्पीच है। इतने करीब आ गए, और इस हफ्ते आने बड़े बड़े दिग्गज रिजल्ट्स। ऐसे में इन सब बड़े इवेंट से पहले बाजार पोजीशन कैसा है, सेटअप कैसा है, ये समझ लिया जाए पहले। कैसा लग रहा है? बिल्कुल। अच्छा, सेटअप में एक और चीज़ है वैसे। हाँ। कल फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी एक साथ है। छुट्टी आ रही है क्योंकि परसों की वेडनेसडे की छुट्टी है, तो इसके लिए कल 2 एक्सपायरी होंगी, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट तो एफआईआई के कैश मार्केट के नंबर्स, 4000 करोड़ की बाइंग एफआईआई की तरफ से, और डीआईएस की थोड़ी सी सेलिंग है, 1650 करोड़ की डीआईएस की सेलिंग है। डीआईएस को जब एफआईआई इतना खरीद रहे हैं तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सिंपल है, और मार्केट मैचिंग मैकेनिज्म होता है इसकी वजह से। अच्छा, ऐसा नहीं कि एफआईआई ने अगर कैश में खरीदा तो इंडेक्स फ्यूचर्स में बेच दिया या स्टॉक फ्यूचर्स में बेच के हेज कर लिया, वहाँ पर भी ताबड़तोड़ खरीदारी जारी है। वहाँ पर भी 1400 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में और 6500 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने खरीद डाले। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में थोड़ी सी ज़्यादा है 760, लेकिन इवन बैंक निफ्टी में भी बाइंग हुई है 640 करोड़ की। और आप ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर, 3-4 दिन तक जो सेलिंग हो रही थी लगातार इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो रिवर्स हुई और अच्छी खासी बाइंग 1400 करोड़ की। लॉन्ग शॉर्ट भी 16000 लॉन्ग जुड़े सिस्टम में, 4000 शॉर्ट कम हुए। और अब वापस अगर आप वो ग्राफ देखें या वो टेबल देखें तो उसमें आपको दिखाई देगा, एक डिप आई थी, अब वो हल्का सा वापस उसमें अपटिक आई, वो टेबल में भी दिख जाएगा आपको। 385 तक गए थे हम, 386 तक, 386 से कम होकर 36 तक आ गए थे इन टर्म्स ऑफ नेट लॉन्ग, अब वापस 327 पर। ये इसने एक और मिथ ब्रेक किया है, ये मिथ ब्रेक किया है कि एफआईआईज़ की अगर इतनी ज़्यादा लॉन्ग रिकॉर्ड लॉन्ग है तो मार्केट नहीं चल सकता। इतने ज़बरदस्त रिकॉर्ड लॉन्ग्स के बावजूद मार्केट चला है, ये अपने आप में एक लेसन है। और इंडिया वेक्स थोड़ा सा डाउन हुआ, करीब 2%। पुट कॉल रेशो अभी भी स्लाइटली ओवरबॉट है, लेकिन मैडनिंग जोन में नहीं गया, 1.28 पर है वर्सेस 1.29। बैन की जहाँ तक बात है, एक ऐड हो गया जीएमआर इंफ्रा या जीएमआर एयरपोर्ट जिसका नया नाम है। बाकी ऑलरेडी एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लंबी है वो लिस्ट, लेकिन उसके हॉट बोर्ड आपकी स्क्रीन पर फायर हो जाएंगे। आई थिंक 2-3 सेट में फायर करने पड़ेंगे क्योंकि इतने स्टॉक्स बैन में हैं। तो खैर, ये थोड़ा सा एक भले ही दिक्कत मान ले, लेकिन सेटअप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेटअप बढ़िया है, ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया है, गिफ्ट निफ्टी बढ़िया गैप अप के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि काफी हद तक सटल हिंट मिल गई है हमारा मार्केट्स का अप्रोच क्या रहने वाला है, हमारे इवेंचुअल टारगेट्स क्या है और कहां एसएल प्लेस्ड करने हैं।
अपने को अपने रिस्क का असेसमेंट होना चाहिए, बाजार जो दे रहा है वो अपनी जगह। लेकिन फिर भी अब इस गैप के बाद कैसे समीकरण बैठेंगे, निफ्टी में क्या वॉच आउट करेंगे, क्या लेवल्स होंगे? बिल्कुल। तो अच्छा आशीष, मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं एक बार आज के लेवल्स पर आऊँ और सब बात करूँ, वो अपनी जगह है। हाँ। एक चीज़ जो मैंने हमेशा बोली है लोगों को कि बड़े ट्रेंड पर फोकस करिए, और मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि हम इतिहास की सबसे बड़े बुल मार्केट का हिस्सा बने हुए हैं इस समय, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं तो खैर ज़्यादातर मेरी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग तो बहुत कम, इक्का दुक्का स्टॉक में ही है, लेकिन ज़्यादातर तो वाया म्यूचुअल फंड्स ही है। मैं अपना खुद का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देख रहा था कल ऐसे ही एक बार देखने के लिए, ज़बरदस्त रिटर्न्स है। ठीक है, तो मैं मतलब बाय एंड होल्ड में जो पावर है ना, वो एक्चुअली और किसी चीज़ में है नहीं। ना आपको एसटीटी लगता है, ना आपको कुछ ज़्यादा कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ता है, सिर्फ एंजॉय करिए उसको। तो ये जो टेम्पटेशन होती है ना कि हर स्विंग हमको पकड़नी है, उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। लेकिन अब ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग साइकी है लोगों की, इसके और ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग पैसा नहीं बनता, बड़ा पैसा भी बनता है, लेकिन बड़ा ट्रेंड अगर आपने एक बार उसमें आ गए ना, उसको छोड़िए मत, बड़े ट्रेंड को, उसमें बने रहिए। वो अपसाइड का है, और वो किसी भी आप टाइम फ्रेम में देख लीजिए, डेली, मंथली, आवरली, क्वार्टरली, ईयरली, सब में आपका है। तो उसमें आपको बस बने रहना और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक ETF इन्वेस्टिंग में आपको 24-25% बना के दे दिए होंगे, और कुछ क्या करने की ज़रूरत है। खैर एनीवे, अब आते हैं लेवल्स टू वॉच। पहला सपोर्ट 24,400 टू 24,500 ऑप्शंस का जोन, और न्यूट्रल जोन जो था वो। बड़ा सपोर्ट 24,331 फ्राइडे का लो। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 24,592 पर फ्राइडे का हाई, और बड़ी रेजिस्टेंस 24,650 से 24,715, जहाँ पर आपके ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं। ये मार्केट कैरी करने का है। आपको डे ट्रेडिंग में शायद इतना रिवॉर्ड ना करे मार्केट, लेकिन कैरी करने वालों को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बाय जोन कहाँ पर है? किसी कारण से अगर आपको 24,450 से 24,550 मिल जाए तो वो एक बाय जोन होगा 24,331 के स्टॉप के साथ। थोड़ा डीप रखना पड़ेगा आपको स्टॉप, क्योंकि अगर टारगेट बढ़े हैं 25,000, 25,200 के, तो थोड़ा आपको 150-200 पॉइंट का स्टॉप रखना पड़ेगा। ये होगी आज की ट्रेड। अगर किसी को करना ही है सेल, तो सेल ट्रेड सिर्फ एक कंडीशनल सेल है। कंडीशनल सेल है, और वो भी इसलिए क्योंकि हर कोई बुलिश हो गया और अगर हाई लेवल पर सेलिंग आ गई। अगर 24,600 रिजेक्ट होता है, और रिजेक्शन से मेरा मतलब है वहाँ गए और क्लियरली वहाँ पर एक सेलर आ गया बड़ा, और उसने कहा कि नहीं 24,600 अभी क्रॉस नहीं होगा, इन दैट केस सिर्फ सेल करें और 24,650 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। ध्यान रखें, ये सिर्फ इंट्राडे है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे, और वो भी अगर ये नहीं क्रॉस हुआ तो, और वो भी इसलिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है इस कारण से। अदरवाइज बड़ा ट्रेंड बाय एंड होल्ड का है। बाय एंड होल्ड करके चलिएगा भाई साहब। यही निफ्टी का इस समय अप्रोच है, यही टेक्सचर है। मौका देखें, लॉन्ग्स एंजॉय करें। निफ्टी बैंक को पॉकेट थी जिससे अपन दूर थे। इवन फ्राइडे के अप मूव्स में भी आईटी ने लार्जली वो पार्टिसिपेट करके निफ्टी को रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे पहुंचाया। इसके दोनों दिग्गज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल्स रह के देते रहते हैं। आप जब निफ्टी को लेकर बुलिश हो, इसकी चाल पलटेगी, ये भी इन टैंडम मूव करेगा, ये अभी भी कंसर्न्स वे कर रहे हैं? आज मेरा एक व्यू रहा है, जब पलटेगा ना हम इसको तब अप्रोच करेंगे। फालतू का है कि इसको छोड़ दीजिए। लगातार ये बात हुई है कि बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए। देखिए, अगर फ्राइडे को भी अगर आपने बैंक निफ्टी किसी कारण से उस बड़े बार के बाद ले लिया, फंस गए। बैंक निफ्टी फ्राइडे को डे लो पर बंद हुआ है। टेक्निकली जो लास्ट की जो अपटिक है वो थोड़ी सी एवरेजिंग का इम्पैक्ट है, और यहाँ पर 500 पॉइंट फिसले हैं आप डे हाई से। 52,800 का हाई था, 52,794 का, 52,278 पे बंद हुए हैं। 500 से भी ज़्यादा पॉइंट एक्चुअली बैंक निफ्टी पे आप फ्राइडे के हाई से स्लिप हुए हैं, और बैंक निफ्टी अपना प्रीवियस हाई भी नहीं निकाल पा रहा है। निफ्टी ने तो प्रीवियस हाई निकाल के नया हाई भी बना दिया, मिड कैप ने प्रीवियस हाई निकाल के नया हाई भी बना दिया। बैंक निफ्टी तो अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई नहीं निकाल पा रहा है। ये आपको बता रहा है कि कितनी दिक्कत है। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। मैं लगातार कह रहा हूँ, पिछले 10 दिन से मेरा एक व्यू रहा है, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। बैंक निफ्टी की एक ट्रेड हमने प्ले की थी, वो जो HDFC बैंक का जिस दिन टॉप बना था, उस दिन उस ट्रेड से हमने कहा था कि निकल जाइए। उसके बाद से लगातार इस बैंक निफ्टी पर एक वन व्यू रहा है कि इंडेक्स मत ट्रेड करें, इंडिविजुअल स्टॉक भले ही आप चाहें तो ट्रेड करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हो रही है, ये भले ही चल नहीं रहा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बैंक निफ्टी टूट रहा है। आप अगर चार्ट देखेंगे तो 20 डे नहीं तोड़ रहा है बैंक निफ्टी। तो ऐसा भी नहीं है कि बैंक निफ्टी में कोई आपको ट्रेड मिल रही है कि नहीं आप उसको शॉर्ट कर दीजिए और बैठ जाइए, वो भी नहीं हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड मिलेगी आपको, या तो आप 53,000 के ऊपर बंद हो जाएं, या आप 51,800 के नीचे बंद हो जाएं। दो में से एक चीज़ अगर होगी बैंक निफ्टी में, तब एक ट्रेड मिलेगी।
तब तक कोई ट्रेड नहीं है, तब तक आप सिर्फ एक रेंज है, उस रेंज को ट्रेड करते रहें और उसके बाद ट्रेड उसी हिसाब से ट्रेड करें। चलिए भाई, निफ्टी बैंक की चर्चा हो गई, एक्सपर्ट का पैनल भी स्क्रीन पे रेडी हो रहा है, कुछ देर में इनसे भी जानेंगे। वीकेंड की पढ़ाई के बाद सबसे पहले तो एक बढ़िया वाला स्टॉक ये लोग कौन सा चुन के लाए अपने लिए, लेकिन पहले आज सोमवार के सेशन के जो आपको दिग्गज स्टॉक्स रडार पर रखने, आज के बिग स्टॉक